हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए पॉलिटी की एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैंने कुछ क्लासेस बना दी थी और ये मैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ल्यूसेंट और लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रही हूँ। तो जिससे कि ना ये देखिए आप सभी जानते हैं लक्ष्मीकांत एक बहुत मोटी बुक है और उसमें आपको सारी चीज़ें ना एक साथ आप कवर नहीं कर सकते टाइमली। तो मैंने ये सब थोड़ी सी मेहनत करके सब रिटिन फॉर्म में लिखे हैं, हैंड रिटन फॉर्म है ये। आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे आपको इनके नोट्स बनाने हैं, प्लस आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो अभी मैं ये सीरीज़ थोड़ा ब्रेक हो गया था बीच में लक्ष्मीकांत का, तो अब ये सीरीज़ में दोबारा स्टार्ट करने जा रही हूँ आगे से ही। तो मैंने इसमें आपको लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज सब पढ़ा दिए हैं। अब आगे ये नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती रहती हैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या इनकी प्रोसेस है, किस तरीके से होती हैं, ये इजी वे में यहाँ पर लिखी हुई हैं जिन्हें आप समझते हुए चलिए। तो आर्टिकल 368 पार्ट एक्स, इसका मतलब है पार्ट 10। आर्टिकल 368 पार्ट 10 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ भी अमेंडमेंट उसमें ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसा रहेगा किसने कहा था? ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशव नंदा भारती केस में 1973 में, जब कोई यहाँ पे पेटिशन हुई थी कि वहाँ पे उनका प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था नहीं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, रिमूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। वो ही ऐसा स्ट्रक्चर जैसे फेडरलिज्म हो गया या फिर आपका जो सेक्युलरिज्म हो गया, सॉवरेनिटी हो गया इंडिया की, वो प्रभावित ना हो। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 368 है, पार्ट 10 है। अब प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का? 1 सेकेंड। देखिए आर्टिकल 368 तो बोलते ही है कि अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 368 ने ही कुछ प्रोसीजर बताए हुए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द आइदर हाउस। तो किसी भी हाउस में बिल का इंट्रोडक्शन किया जाए, सबसे पहले जो भी चेंजेस लाने हैं उनका बिल आता है, जो कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो पार्लियामेंट के। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ये इंट्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ क्रॉस कनेक्शन लगा हुआ है। तो यही स्टेटमेंट पूछी जाती है एग्जाम में कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल स्टेट लेजिस्लेचर में भी हो सकता है या फिर दोनों में ही होगा या एक में ही होगा। तो ये आप याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता। आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर, नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, या तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा होता है या किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी हो सकता है। और इसमें प्रेसिडेंट की कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती जब भी किसी बिल को, अमेंडमेंट के बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस करते वक्त कोई भी प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी नहीं होती है। नंबर 3 स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? जो हर एक हाउस है पार्लियामेंट का, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट। तो जितने भी प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में उनकी जो भी टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3, यानी कि आपका 3 में से 2 पार्ट, 2/3 पार्ट आपका स्पेशल मेजोरिटी उसमें मिलनी ही मिलनी चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेपरेटली बाई ईच हाउस, नो जॉइंट सिटिंग, कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती इनके बिल को इंट्रोडक्शन करने के लिए, अलग अलग हाउस से पास होना इनको जरूरी होता है। इफ फेडरल रेटिफाइड बाई हाफ ऑफ द स्टेट, सिंपल मेजोरिटी। अगर ये फेडरल होते हैं तो इन फेडरल करेक्टर के होते हैं तो क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी की ही ज़रूरत होती है इसमें। और प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट, और जब ये पास हो जाते हैं दोनों ही हाउस से, सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी से, तो ये प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही होती है, ना तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो बिल होता है उसको विदहोल्ड कर सकता, रोक सकता, ना ही रिटर्न कर सकता है। आफ्टर प्रेसिडेंट बिकम्स एक्ट, और जैसे ही प्रेसिडेंट क्या देते हैं अपनी एसेंट, तो बिल क्या बन जाता है, बिल एक एक्ट बन जाता है और ऐड हो जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। तो क्या क्या टाइप्स हैं अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को
3 टाइप्स में अमेंडमेंट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी, सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी एंड थर्ड इज रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये 3 तरीके से हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, आपसे बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। सिंपल है, किस किस कारण से होती है सिंपल मेजोरिटी? ये है न्यू स्टेट्स, अगर आप कोई एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है, विद इन योर नेशनल बाउंड्री, कोई नया स्टेट एंटर हो रहा है तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड कोई भी बिल पेश किया जा रहा है तो हो जाएगा। प्रेसिडेंट का अगर इमोल्यूमेंट्स यानी कि उनकी सैलरी वगैरह सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। एमपी का अगर एमुलमेंट्स किया जा रहा है यानी कि वही सैलरी सुविधा बढ़ाई जा रही हैं तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी पार्लियामेंट को प्रिविलेज देनी है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन, यूनियन टेरिटरी और 6th शेड्यूल में जो कुछ भी आता है बताना मुझे कमेंट करके क्या क्या आता है 6th शेड्यूल में। तो ये आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ अमेंडमेंट करना है और सिटीजनशिप से भी रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करना है तो ये सब आपके सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज और जो भी फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में इन दोनों में नहीं कवर्ड हैं वो भी स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट होने होते हैं क्योंकि ये स्पेशल होते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात है। रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो भी आपकी विधानसभा होती है उसका आधी जो विधानसभा है अगर वो कह देती है तो इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट के होते हैं उससे रिलेटेड, यूनियन और स्टेट के इलेक्शन, एससी और एचसी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर अमेंडमेंट किए जा रहे हों यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड जो कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट से रिलेटेड होती है, जीएसटी काउंसिल, 7th शेड्यूल और 368 इटसेल्फ। खुद में भी अगर 368 में अमेंड हो रहा हो तो स्टेट लेजिस्लेचर का आधा रेटिफिकेशन, आधी मंजूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से होते हैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट अगर अमेंडमेंट हम समझें तो 1951 में हुई थी जिसमें आर्टिकल 15(4) को ऐड किया गया था। आर्टिकल 19 के 4 क्लोज को ऐड किया गया था, सॉरी ये 15 में 4 को ऐड किया गया, ठीक है, ये मेन है 15, 19 में 4 को। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया। 31 जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था ना उसको आपको हटा दिया गया और उसको 9th शेड्यूल में जोड़ दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। और इसके बाद 7th हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है, कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 1956 में हुआ था 7th। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। स्टेट को ABC इस तरीके से यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करने के लिए सीट्स राज्यसभा और लोकसभा की रीएलोकेट की गई थी, ठीक है, किसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। मैं ये भी बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। इसके बाद 10th शेड्यूल में 1961 में दादर एंड नागर हवेली को एज आ यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1962 में गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया पोर्टुगीज से हटाकर, तो ये भी। और 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है भी, वो भी 1962 में है। आर्टिकल 371A जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात हुई थी। और 14th CA में 1962 में ही हुआ था ये भी, ये तीनों ही 1962 के हैं। इसमें पौंडुचेरी और आपका हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। 19th मतलब इनको ऐड ऑन किया गया था इंडिया में 1966 में। ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन की इसमें यहाँ पर बात हुई है। 21 अगर हम देखें CA तो 1967 में हुआ जिसमें सिंधी लैंग्वेज को एडिट किया गया 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल है ना आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज की, उसी में। 36 में 1975 में सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया 15th रीजनल लैंग्वेज का। 38 में 1975 में आपका जो इमरजेंसी है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 1975 में, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें चेंज हुए थे, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, ये ईयर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके एड ऑन हुए थे बहुत सारी चीज़ें।
तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट सिक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया। पार्ट 4 ए को ऐड किया गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई एज अ 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A पार्ट है 4 ए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को केस ट्रांसफ़र किए गए। इसमें जो टेन्योर था लोकसभा और राज्यसभा को, वो 1 साल बढ़ाया गया। लोकसभा का 1 साल और राज्यसभा का 1 साल यहाँ पे टेन्योर, यहाँ सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर का टेन्योर यहाँ पर बढ़ाया गया। ठीक है, मुझे बताइएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर का और लोकसभा का टेन्योर कितना होता है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद 44th सीए हुआ जो कि हुआ 1978 में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को 300A के अंतर्गत लीगल राइट बनाया गया। फिर हुआ 52nd अमेंडमेंट 1985 को, जिसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। अभी तक सिर्फ 8 शेड्यूल थे उससे पहले। इसके बाद 55 में 1986 में अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। 56 1987 में गोवा को फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया, पूरी इंडियन का स्टेट। 58 में 1987 में हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 61 में 1988 में वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया और आर्टिकल 326 में ये बात हुई है, एड ऑन किए गए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग बता रही हूँ पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये पार्ट 3 वो नहीं है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, ये पार्ट 3 नॉर्मल पढ़ाने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री फोरम्स, कैबिनेट कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट, जुडिशियल एक्टिविस्ट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक इंटीग्रेशन, लिटिगेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये मैं कंटिन्यू रखूँगी अब मेरी सीरीज़। आपको 1 ऑल्टरनेट डे पर तो मिल ही जाएगी। कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ ही एक आपकी वीडियो शूट करके इसमें आपको अपलोड करूं, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। रोज़ प्लीज़ एक वीडियो ज़रूर देखिए इस तरीके की, या मेरी वीडियो डेली देखिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने चैनल पर नहीं किया है। और भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, हैंड रिटन फॉर्म में है। आपको रियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूपीपीएससी और एचपीएससी से रिलेटेड भी मैं इसमें आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपको सारी चीज़ें एक ही चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।